नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। हत्या, गोलीबारी और धांधली के आरोपों के बीच मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए। वोट डालने के लिए कई जगहों पर देर रात तक लोग कतारों में खड़े नजर आए। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 76.2% वोट पड़े, जो अब तक का रिकॉर्ड है। 2018 में 75.63% तो 2013 में 72.13% वोट पड़े थे। चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा की करीब 85 सीटों पर 80% से ज्यादा वोट पड़े हैं। सिवनी जिले के बरघाट सीट पर सबसे ज्यादा 88.2% वोट डाले गए हैं। विधानसभा चुनाव के इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वोटिंग के बाद चौक चौराहे से लेकर सियासी गलियारों तक एक ही चर्चा है कि आखिर इस वोटिंग के संकेत क्या हैं, मायने क्या हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में टूटे कई रिकॉर्ड। आपको बता दें, बालाघाट जिले के सोनेवानी मतदान केंद्र में सबसे कम 42 मतदाता हैं, लेकिन यहां पर 100% मतदान हुआ है। बालाघाट नक्सल बेल्ट माना जाता है और यहां दोपहर 3 बजे तक ही मतदान कराया गया। पहली बार महिला वोटरों ने जमकर मतदान किया है। आयोग के मुताबिक कुल 2.72 करोड़ महिला वोटरों में से 1.93 करोड़ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 2020 में बागी हुए कांग्रेस के 22 में से 14 विधायकों की सीट पर इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोट पड़े हैं। इसका मतलब क्या है? इनमें कई मंत्रियों की सीट भी शामिल है। ये सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए थे, मतलब ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। पहली बार विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद मैदान में थे। 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार भी चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। 5 पॉइंट्स में समझिए क्या है वोटिंग का ट्रेंड। सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश के वोटिंग में जो बढ़ोतरी हुई है, क्या वह सामान्य है? मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन दुबे कहते हैं कि जिस तरह से मतदाता रात तक लंबी लंबी कतारों में लगे रहे, इससे सामान्य इसे नहीं कहा जा सकता है। वे कहते हैं कि यह सत्ता विरोधी लहर है और लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान किया है। कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा मजबूती से सरकार बनाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी इसे सामान्य बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखते हैं, 2% वोट मध्य प्रदेश के चुनाव में हर बार बढ़ता है। वाजपेयी वोट प्रतिशत बढ़ने की मुख्य वजह दिनों दिन बढ़ रही जनसंख्या और चुनाव आयोग की जागरूकता अभियान को बताते हैं। ऐसे में इस स्टोरी में समझते हैं कि क्या सच में वोट प्रतिशत का बढ़ना एक सामान्य राजनीतिक घटना है या कुछ खेल होने वाला है, कुछ बड़ा खेल होने वाला है। सबसे पहले महिला वोटों से मिलेगी सत्ता की चाबी। महिलाओं ने इस बार मध्य प्रदेश में जमकर मतदान किया है। आयोग के मुताबिक पिछली बार की तुलना में इस बार 18 लाख से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 52 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था। जानकारों का कहना है कि इस बार यह संख्या 100 के पार जा सकता है। ऐसे में महिलाओं के वोट उन सीटों पर काफी अहम रहने वाला है जहां पर कांटे या त्रिकोणीय मुकाबला है। महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी की ओर से लाडली बहना योजना चलाई जा रही है। कांग्रेस ने इस योजना की काट में नारी शक्ति योजना शुरू करने की बात कह रही है। इसका वादा भी उन्होंने चुनाव में किया है। सत्ता विरोधी वोट बूथ तक जा पाए या नहीं, आमतौर पर जब किसी चुनाव के वोटिंग में बढ़ोतरी होती है तो उसे सत्ता विरोधी लहर से जोड़कर देखा जाता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी कांग्रेस इसे ही आधार बना रही है। जानकारों का कहना है कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तब तब सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। लेकिन सवाल है कि क्या सत्ता विरोधी वोट बूथ तक पहुंचा या नहीं। ग्वालियर दक्षिण सीट जहां पिछली बार कांग्रेस 111 वोटों से जीती थी, वहां इस बार वोटिंग काफी धीमा रहा। यहां के एक बूथ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक जिले के कलेक्टर से स्लो वोटिंग कराने को लेकर बहस कर रहे हैं। पाठक का आरोप है कि कलेक्टर ने मुस्लिम इलाकों में जानबूझकर समय से वोटिंग नहीं करवाई। दिमनी में भी कम मतदान चर्चा का विषय है।
यह सीट अभी कांग्रेस के पास है, लेकिन यहां से चुनाव केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं। स्थानीय स्तर का समीकरण काफी अहम माना जाता है। मध्य प्रदेश चुनाव को कवर कर रहे एक पत्रकार ने बताया कि इस बार चुनाव के स्थानीय स्तर का समीकरण काफी महत्वपूर्ण है। एक एक सीट का अपना समीकरण है और उसी हिसाब से आकलन भी होना चाहिए। वो कहते हैं कि पहले की तुलना में इस बार का वोटिंग पैटर्न्स काफी बदल गया है। लोग वोटिंग के वक्त स्थानीय कैंडिडेट को ज्यादा देख रहे हैं। कई सीटों पर निर्दलीय और अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी काफी मजबूत हैं। दुबे के मुताबिक इस बार कई सीटों पर जीत हार का मार्जिन काफी कम रहने वाला है। ऐसे में कौन यहां जीतेगा यह तो मतगणना के दिन ही पता चल पाएगा। राजनीतिक विश्लेषक मयंक कुमार कहते हैं कि स्थानीय समीकरण को काफ़ी अहम मान रहे हैं। उनका कहना है कि स्थानीय जो समीकरण हैं वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण सीटों के मुकाबले शहरी सीटों पर वोटिंग कम हुआ है। इंदौर और भोपाल की कई सीटों पर 70% से भी कम मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों की सीटों पर वोट बढ़ा है। ऐसे में बड़ा उलटफेर ग्रामीण इलाकों की सीटों से ही होगा। शहरी इलाकों में ज़्यादा बदलाव मुश्किल है। और अगली बात कर लेते हैं, सत्ता और बीएसपी उम्मीदवार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि दिबनी और सिरमौर, सुमावली, सतना जैसी 2 दर्जन सीटों पर जो यूपी से लगे हुए एमपी के इलाके हैं, वहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह देव तालाब, निवाड़ी समेत 1 दर्जन सीटों पर सपा मजबूत स्थिति में है। पिछले चुनाव में बीएसपी को 2 और सपा को 1 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार अखिलेश यादव ने काफी मेहनत की है। बीएसपी से आकाश आनंद भी सक्रिय थे। ऐसे में सपा और बीएसपी को मिले वोट भी नतीजे को काफी प्रभावित करने वाला है। 2018 में सपा और बीएसपी को कुल 6.30% वोट मिले थे। अगर यह 10% के पार पहुंच गया तो समीकरण काफी हद तक बदल सकता है। नया वोटर किधर जाएगा ये भी जीत हार तय करेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस बार 18-19 साल के 22 लाख युवा वोटर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं जिनका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल हुआ है। जी हाँ, हम सही कह रहे थे कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं ये, और इनका भी हार जीत पर इनका भी असर हो सकता है कि ये किस पक्ष में इन्होंने वोट किया है। इन वोटरों के मुद्दे और वोटिंग के पैटर्न्स भी जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश के स्वतंत्र पत्रकार सत्यजीत कुमार कहते हैं कि युवा वोटरों का मुख्य मुद्दा फ्रीबीज और रोजगार था। दोनों पार्टियों ने उन्हें लुभाने के लिए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राजनीति के मद्देनजर ये काफी अहम बदलाव आया है। नए वोटर अब खुद फैसला लेने लगे हैं और इस बार युवाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ऐसे में आप यह कह सकते हैं कि यह जिधर गए होंगे उनकी सरकार बननी तय है। वोट प्रतिशत बढ़ने पर इन राज्यों में क्या हुआ था? इसी साल कर्नाटक में चुनाव हुए थे जहां 73.19% मतदान हुआ था। यह 2018 के मुकाबले 1% ज्यादा था। वोट बढ़ने की वजह से कांग्रेस को फायदा हुआ और पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो गई। हालांकि वहां पर कई सारे वादे भी कांग्रेस ने किए हैं, जो भी एक वजह थी। रिजल्ट में 90 सीट वाली कांग्रेस 135 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी 75 के आसपास सिमट कर रह गई। जेडीएस को 19 सीटों पर ही जीत मिली। गुजरात चुनाव के वोटिंग में कमी आई तो सत्ताधारी दल को जबरदस्त फायदा हुआ। वहां सत्ताधारी बीजेपी है, उन्हीं की सरकार है। गुजरात में इस बार 64.25% वोट पड़े थे, जो पिछली बार से करीब 3% कम था। वोटिंग प्रतिशत में गिरावट का फायदा सीधे सत्ताधारी बीजेपी को मिली। पार्टी ने रिकॉर्ड सीटों से गुजरात में जीत हासिल की। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।